विजय जी, हाँ विजय जी आज तो हमको ये लग रहा है कि बहुत लोगों से मिले हैं। कांग्रेस को क्या लग रहा है, आप बताइए? कुछ खेल कर पाएंगे? बड़ा खेल जिसको कहते हैं, खेला करने के लिए आप लोग आजकल खेला करने के लिए बहुत शब्द बोलते हैं, हम खेला कर देंगे। जब से बंगाल में जो ममता जी जीती हैं, तब से सभी लोग बोलते हैं। अखिलेश जी से मिले आज, वो अखिलेश जी भी बोलते हैं कि खेला कर देंगे। आप भी कह रहे हैं कि करेंगे वो कुछ? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी के भरोसे या किसी के दम पर या किसी के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाती है। हम खेला करेंगे तो अपने दम पर करेंगे, पूरे देश में करेंगे, पूरा देश देखेगा। हमको राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। जो पार्टियां जो आज दमन चक्र चल रहा है, सीबीआई ईडी के माध्यम से विरोधियों को गिराया जा रहा है, उन्हें भाजपा में शामिल कराया जा रहा है, और जो पार्टियां ये सोचती हैं कि देश हित में कांग्रेस ही इस देश के लिए लड़ाई लड़ सकती है, उनका हम स्वागत करते हैं। और मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार जी जब से बिहार से निकलकर बाहर आए हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो ये स्वीकार कर चुके हैं कि भी कांग्रेस पार्टी में क्षमता है, वो दम है, और राहुल गांधी अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा होते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। और जहां तक पीके की बात है, तो मुझे लगता है कि पीके जो है कुछ पी कर बोल रहे हैं, जिसके चलते उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने राजनीति को धंधा बना दिया, देखिए पीके जो है एक धंधेबाज व्यक्ति हैं, जो राजनीति में धंधा तलाश करते रहे हैं। अपने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली है, अब वो अपनी दुकान को चमकाने में लगे हुए हैं। विजय जी, एक समय तो राहुल गांधी जी भी उनकी सेवाएं ले रहे थे, भले कुछ दिन तक ली उन्होंने, तो प्रॉपर नहीं ले पाए। आप बात नहीं समझे ना कि सेवाएं किस क्षेत्र में ली। आप एक चीज देखिए ना, राजनीति को धंधा मानकर काम कौन कर रहा है? प्रशांत किशोर भाई, उसकी तो रोजी रोटी राजनीतिक पार्टियों से चल रही है, जो उसे काम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पीके को ये समझ में आ चुका है कि राजनीति के धंधे को किस तरह अपने दम पर चलाया जा सकता है। कांग्रेस धंधा समझकर नहीं कर रही, लेकिन पीके अगर राजनीति में जुड़े थे तो इसको धंधा समझकर जुड़े थे, व्यवसाय समझकर जुड़े थे। और अगर आज वो व्यक्ति राजनीति में आ गया है तो कहीं ना कहीं उसकी मंशा गलत है। क्योंकि अगर उसकी राजनीतिक सोच अच्छी रही होती तो वो शुरू से ही बिजनेस करने की बजाय राजनीति करते। विजय जी, मुझे लगता है कि आप भी ये मानते हैं अभी भी कि राजनीति सेवा का एक माध्यम है। मुझे अच्छा लगा। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। जनता समझ चुकी है कि राजनीति एक पेशा है, प्रोफेशन है। जनता समझ गई है। उसके कई कारण है ना जी, उसके कई कारण है। आज मुझे बताइए कि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितना खर्चा होता है। यही जो जनता जिसे जातिवाद से अलग हटकर, रुपए पैसे के प्रभाव में ना आकर, शराब के प्रभाव में ना आकर वोट देनी चाहिए, यही खर्चा करवाती है नेताओं से। फिर जो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ लगाकर खर्च कर चुनाव जीतते हैं तो वो लूटते हैं देश को। जैसे देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी इतना खर्चा होता है, आप मानते हैं ना? आप मानते इतना खर्चा होता है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि आज राजनीति के व्यवसायीकरण ने राजनीति में चुनावों को इस स्थिति में ला दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो इस पर भरोसा नहीं करती। आज भी हम उसी तरीके से चुनाव लड़ते हैं जैसे पहले लड़ते थे। अब इस फैक्ट पे जाइए कि पीके कह रहे हैं, वही प्रोफेशनल जिसको आप प्रोफेशनल बोल रहे हैं, व्यवसायिक व्यक्ति, उन्होंने कोई कैलकुलेशन की और कह रहे हैं कि उसका असर नहीं होगा, केवल नहीं, अगर उसका असर नहीं होगा तो पीके इस बात पर अपना बयान क्यों दे रहे हैं? उसका कहीं ना कहीं असर है, इसलिए तो पीके को बयान देना पड़ा। और जानबूझकर वो ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे कि भाजपा को फायदा हो। तो हो सकता है कि कहीं भाजपा से उनका बिजनेस चल रहा हो इस मुद्दे पर। अगर देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री भाजपा के साथ अपना गठबंधन खत्म करके जो महाविकास जो गठबंधन बना है उसके साथ जुड़कर काम कर रहा है, और फिर निकल पड़ता है बिहार से भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने के लिए पूरे देश में, और विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं उनके नेताओं से संपर्क कर रहा है। तो निश्चित तौर पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और भाजपा में कहीं ना कहीं बेचैनी है कि जो उनका मित्र था, जो उनके भेद जानता था, कहीं विभीषण की तरह भाजपा की लंका को ना जला दे, ना डुबो दे, कहीं रावण का संहार ना हो जाए। भाजपा डरी हुई है। अभी लेंगे, तो अभी के जैसे लोग डॉक्टर बोल रहे हैं। विजय जी कुछ बोल रहे हैं। विजय जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि प्रदेशों में भी हमारी सरकार होगी, देश में
सरकार इनकी है ही है, तभी संभव होगा। भाई गुजरात में भी आपकी सरकार है और देश में भी आपकी सरकार है, हरियाणा में भी आपकी सरकार है, देश में भी आपकी सरकार है। हरियाणा में बड़ी जानकर हैरानी होगी आपको कि कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो जो सरकार ने अवैध शराब पकड़ पकड़ कर एक जगह स्टॉक कर रखा था उसकी दीवार तोड़कर शराब माफियाओं द्वारा पूरे हरियाणा में वो शराब बहुत महंगे रेटों में बेच दी गई। और आज तक हरियाणा सरकार ये खुलासा नहीं कर पाई इस घोटाले का कि किसने किया। तो ऐसी तो इनकी सरकार है, ये तो अवैध शराब भी बेच दें। इशू पे आते हैं। इशू यही है, देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी घूम रहे हैं, सही नियत से घूम रहे हैं, क्योंकि न केवल नीतीश जी बल्कि भाजपा में ही आप देख लीजिए ना। आपको तो बोल रहे विजय जी है, क्योंकि आप कंधा ढूंढ ही रहते हैं। सुनिए ना, आप भाजपा में देख लीजिए। अच्छा, आप भूपेंद्र भाई आप भाजपा में ही देख लीजिए कि इनके केंद्रीय मंत्री कहते हैं गडकरी जी कि अभी कांग्रेस का विपक्ष के तौर पर मजबूत होना जरूरी है। राजनाथ सिंह जी भी ऐसी सोच रखते हैं। भाजपा के और कई नेता क्यों सोच रखते हैं ये सब? क्योंकि इन लोगों को अब लगने लगा है कि भाजपा में तानाशाही चल रही है, चंद लोग पार्टी पर हावी हो गए, वही लोग अपनी गुंडागर्दी चला रहे हैं। जो भी आप राजनीति समझ लीजिए, तानाशाही समझ लीजिए, गुंडागर्दी कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, कुछ लोग जिस मर्जी को बाहर निकाल देते हैं, किसी मर्जी को अंदर ले लेते हैं। जिन कांग्रेसियों के ऊपर आरोप लगाते थे कि भ्रष्ट हैं, उनको सीबीआईडी का डर दिखाकर भाजपा में ले आए तो वो सब ईमानदार हो गए, स्वच्छ हो गए। इसी तरीके से शिवसेना के लोगों की चिट्ठी अगर आपको याद हो कि क्या कुछ विधायकों ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी कि भी भाजपा का हमारे ऊपर दबाव है, अगर सीबीआईडी से छुटकारा पाना चाहते हो तो आ जाओ। और उन्होंने दल बदल लिया, आज वो भाजपा के साथ हैं तो कोई जांच नहीं हो रही, किसी को फांसी नहीं हो रही। एक बड़ी सीधी सी बात है। डॉक्टर गुलरेज जी नीतीश कुमार आए हैं तो भाजपा हो सकता है आने वाले समय में भाजपा में भगदड़ मच जाए। विजय जी जरा हरियाणा की भाषा में कुछ बोलिए अब डॉक्टर गुलरेज को अपनी। वो कह रहे हैं कि जिसके पास माल है उधर ही आ रही है वो, आप समझ रहे हैं ना? देखिए मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ। ये कह रहे हैं जिनके पास माल था, इन्होंने तृणमूल के नेताओं के ऊपर कार्रवाई की, सीबीआईडी की जांच बिठाई। सुनिए ना, सुन तो लीजिए, दीवारें बोल रही हैं। बंगाल में कांग्रेस के विधायक, आप भूपेंद्र भाई सुन तो लीजिए मेरी बात। अगर आपको मुकुल राय याद हो और दूसरे नेता याद हो जिन्हें ये भाजपा में लेकर आए और भाजपा से इनके विधायक बने, तृणमूल के कई नेता भाजपा से विधायक बने, बाद में क्या हासिल हुआ? छोड़कर भाग गए। ठीक है, तो मेरे कहने का भाव ये है कि ठीक है कुछ दिन ये सीबीआईडी का डर दिखाते रहेंगे, काम चलता रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि जब जो भाजपा में गए हुए लोग हैं वो वापस अपनी पार्टियों में लौटेंगे, भाजपा को बेनकाब करेंगे और भाजपा के पास यही स्थिति होगी। पर नीतीश जी ने क्या जवाब दिया इनको बिहार के अंदर? ये अजगर की तरह नीतीश जी की राजनीति खत्म करना चाहते थे, लेकिन नीतीश जी ने इनको झटका दे दिया। तो सीधी सी बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं भाजपा वाले कि हर आदमी नहीं डरता। जरा एक काम करते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। अमित मिश्र जी कह रहे हैं स्नेहिल विजय कौशिक जी, विजय जी आपके लिए सवाल है अमित मिश्र जी का। कृपया बताने की कष्ट करेंगे कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में कितने, अरे यार ये बस बोलो, कितने मीटर सीट जीतने में सक्षम होगी? वो ये मजे ले रहे हैं, ये वो लीटर वाले मामले में नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमसे मजे ले रहे हैं, इसी चक्कर में मोदी जी देश के साथ मजे ले रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने ऐसे जाल में उलझा दिया है कि लोग रोटी की बात ना करें, रोजगार की बात ना करें, विदेशी कर्जे की बात ना करें। आज बड़े बड़े डॉक्टर आत्महत्या कर रहे हैं, इंजीनियर आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। इन मुद्दों पर बात ना हो। डॉक्टर विजय जी को सुन लेते हैं। विजय जी के पास कुछ पॉइंट है। विजय जी देखिए, जब मोदी जी ने इस देश की जनता से कहा था कि वो इस देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की बनाएंगे, तब मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनसे सवाल पूछा था कि भाई कह देना आसान है, क्या आपके पास कोई योजना है? या जनता के ऊपर टैक्स लगा कर, क्या जनता का खून चूस कर आप इस देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की बनाएंगे? पहली बात। दूसरी बात सुनिए,
वर्तमान हालात में बता रहा हूँ। मेरी नहीं, कोर्ट में खेल रहे हैं डॉक्टर साहब सुन भाई लीजिए ना। शेख भाई बीच में ना बोले, मैं अपने आंकड़े बता देता हूँ, सुन फिर आप अपनी कहते डॉक्टर रहना। सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए। सबूत ये बताते हैं भाजपा सरकार के खिलाफ कि 70 साल में देश के ऊपर कर्जा हुआ था 40 लाख करोड़ का, और आज वो कर्जा बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। आरबीआई के रिजर्व फंड में 70 सालों में आज तक किसी सरकार ने हाथ नहीं लगाया। उस आरबीआई के रिजर्व फंड से भी रिजर्व फंड से भी 2-2 बार पैसा निकाल कर उड़ा चुके हैं आरबीआई के रिजर्व फंड में से। इसके अलावा आप अपने घर के अगर बर्तन बेचने लगे तो उससे घर की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। इसी तरीके से देश के जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनको बेच रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, इतना सारा करोड़ों रोजगार छीनने का काम किया है। 45 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया दुखी होकर। मैं तो दोनों के आंकड़े बोल रहा हूँ, सुनिए एक मिनट। गुलरेज जी के पास 10 आंकड़े हैं, आपके पास 50 आंकड़े हैं, मैं बता रहा हूँ। लेकिन जनता को ना डॉक्टर जनता का जो परसेप्शन है वो नहीं, आप जनता का परसेप्शन देखिए ना। जनता को महंगाई चुभ रही है डॉक्टर गुलरेज, चुभ रही है ना, महंगाई चुभ रही है। अच्छा जब आप कहा विजय जी, आप कमेंट पूरा कीजिए अभी जी। देखिए मजबूत सरकार बनाने का हाल देख लिया ना। जब पहले अच्छे दिन आएंगे का इन्होंने जुमला छोड़ा और खुद अमित शाह जी ने माना कि ये सब उनके चुनावी जुमले थे, चाहे वो काला धन की बात थी, चाहे वो बेरोजगारी हटाने की बात थी। उसके बाद में इन्होंने कहा एक देश एक टैक्स व्यवस्था, पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर निकाल लिया ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा लूटा जा सके। विजय जी इन्होंने इसमें मेरा रिजर्वेशन है। पेट्रोल डीजल के लिए जीएसटी की जो व्यवस्था है उसमें तो कांग्रेस सरकार भी है, बीजेपी सरकार भी है, क्यों नहीं मिल जाते कि भाई मुद्दा वो नहीं है ना जी। ना भूपेंद्र जी, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आप मान लीजिए सत्ता में ये कह कर आए स्वदेशी की बात करेंगे जी, विदेशी निवेश नहीं होना चाहिए जी, और सत्ता में आने के बाद जब सत्ता में नहीं सुनो ना 49% विदेशी पूंजी निवेश का विरोध करते थे, आज 100% विदेशी पूंजी निवेश को इन्होंने लागू कर दिया। तो देश को गुलाम कौन बना रहा है? भाजपा बना रही है। तो भाई अगर इन्हें वही ये कहते हैं जी कांग्रेस ऐसा करना चाहती थी, कांग्रेस महंगाई करती थी, तो भैया तुम भी अगर उसी रास्ते पर चलना चाहते हो, उसी रास्ते पर चल रहे हो तो डूब मरना चाहिए। रास्ता बुरा था, इसका मतलब आपका रास्ता बुरा था। मैं ये कहना ना मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कहते हैं, देखिए जब इनके ऊपर कोई बात आती है कि जीएसटी की, तो ये कहते हैं जी कांग्रेस लागू कर रही थी जी, हमने लागू कर दिया। भाई उस टाइम तुम फिर विरोध क्यों करते थे? फिर उस दिन के लिए माफी मांगो कि भाई ये व्यवस्था ठीक थी, उसके लिए हम माफी मांगते हैं कि हमने कांग्रेस का विरोध किया। विजय जी आपको लग रहा है कि कांग्रेस और ये सारे आप लोग जो जिस कवायद में लगे हैं वो फ्रूटफुल होगी, और अगर होगी तो उसकी रणनीति क्या होगी? क्योंकि अभी मेरे मन में भी शंका है कि ये क्या गुल खिला सकते हैं, क्या फूल खिलेगा, या फूल क्या हो सकता है गार्डन खिल जाए, कैसे खिलेगा? कैक्टस चलेगा, कैक्टस भारत जोड़ों से खिलेगा, भारत जोड़ों से खिलेगा या किससे खिलेगा? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कभी ना कभी तो लोगों की आंखों पर से जुमलों का चश्मा हटेगा, उन्हें सच्चाई सामने आएगी, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। क्योंकि जब आदमी की खुद की रोटी पर बात आती है ना, खुद की थाली पर बात आती है, खुद के परिवार पर बात आती है, तो हर आदमी डंडा लेकर खड़ा हो जाता है। जुमलों से कब तक पेट भरेगा? तो राहुल गांधी जी यात्रा पर निकल रहे हैं जनता की जागृति के लिए, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है आने वाले समय में पूरा देश जागेगा, और जब जागेगा तो जो देश का दुश्मन है वो देश छोड़कर भागेगा, चाहे वो कोई भी हो। हमारे दर्शक कह रहे हैं द बिहारी हैं, आप तो पार्टनर हो सरकार में, वो बोल रहे हैं रोजगार और शिक्षक बहाली पर वहां पे लाठी मिल रही है। द बिहारी देखिए अभी तक जो भाजपा का असर था नीतीश जी के ऊपर, उस असर को दूर करने में हमें टाइम लगेगा। हमारी केंद्र में सरकार बन जाने दीजिए कांग्रेस की, फिर देखिएगा आप। हमारे सरकार के समय में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिला था, और बीजेपी राज में डे 1 से लोगों का रोजगार छिना है। इस सच्चाई को क्यों नहीं समझते? इस सच्चाई को क्यों नहीं समझते कि अडानी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अमीर बन गया है? भाई अडानी के अमीर बनने से इस देश की जनता को क्या फायदा हुआ है मुझे बताइए। 70 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए का किलो का मिला, तब अडानी की मेहरबानी थी। विजय जी इसमें तो मेरा भी रिजर्वेशन है। अडानी साहब, अंबानी साहब जो हैं वो 1970 से इस देश में अपना बिजनेस
मुझे लगता है कि शुरू किया होगा 1970 के आसपास में। नहीं तो भूपेंद्र भाई मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए, छोटी सी। आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया में खाने वगैरह लेने के लिए भारतीय बैंकों ने गारंटी क्यों दी थी उनकी? अगर वहां पैसा डूबता तो कौन जिम्मेवार होता? अभी दी है, ये सच है, लेकिन मैं कुछ और बोल रहा हूँ। वो अगर अमीर बने तो आज नहीं बने, मैं बस ये बोल रहा हूँ। डॉक्टर गुलरेज, तीसरे बड़े अमीर की बात कर रहे हैं हम, अमीर की बात नहीं कर रहे। तीसरे बड़े अमीर, दुनिया के सबसे बड़े तीसरे नंबर के अमीर बन गए। भारतीय बैंकों का इतना बड़ा पैसा उनके ऊपर लग रहा है कि अगर आज अडानी डूबता तो देश डूब जाएगा। क्या एक आदमी के भरोसे सारी अर्थव्यवस्था को आप बेच दोगे? कमलनाथ जी कांग्रेस के लीडर हैं, हमारे नेता हैं, और उस नेता के दृष्टिकोण से ही हम देखते हैं कि वो जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाकी तो सीबीआई ईडी आपके पास है, सारी ताकत आपके पास है, आप साबित कर दीजिए कि वो क्या है। कमलनाथ जी विशेष में बात कर रहे हो, कमलनाथ जी मुद्दे पे आइए ना डॉक्टर गुलरेज, मुद्दा क्या है कमलनाथ जी के माध्यम से? 2018 में मध्य प्रदेश का जब चुनाव हुआ था, तब कांग्रेस पार्टी ने अडानी साहब को और अंबानी साहब को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, हर बात करते थे। उसके बाद कमलनाथ जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बनते हैं और अडानी पावर को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है बिजली का, और वो भी कहाँ लगता है? छिंदवाड़ा, जो कि खुद कमलनाथ जी का गृह सीट है। उनके बेटे वहां सांसद है, वहां पर विधायक है, और कमलनाथ जी लेके आते हैं। क्या उस प्लांट की वजह से वो तीसरे बड़े अमीर बन गए क्या दुनिया के? भाई साहब ये ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, इसलिए इन बातों में कोई फर्क नहीं होता। मतलब कमलनाथ जी ने प्लांट लगवा दिया बिजली का, तो उसकी वजह से अडानी दुनिया के तीसरे बड़े अमीर बन गए। चलिए, फूटे का मतलब आपका कहना यह है? नहीं कह रहा हमने। विजय मैं तो ये कहना चाहूंगा, विजय कौशिक जी बोल रहे हैं कि भारत जोड़ों से जुड़ जाएगा, भारत आपके लिए समस्या खड़ी होने वाली है। अभी देखिए, मैं केवल एक बात और कहना चाह रहा हूँ, जब हाथी को ज्यादा अहंकार हो जाता है तो एक चींटी ही उस मदमस्त हाथी को लिटा देती है, जमीन पर गिरा देती है। तो हमारी भारत जोड़ो यात्रा को जाते जाते का कमेंट आप हल्के में ना लें। अब हम भारत को कभी भी सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, अब हम इसको सोने का शेर बनाएंगे। चलिए, श्रीलंका ने भी बनाने की कोशिश की थी। वाइंड अप करते हैं। बनाना तो जानवर ही चाहते हो ना, पंछी से जानवर बनाना चाहते हो।